people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 19th of April के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला जो आपको सबसे फ्रंट पेज पे ही दिखेगा, मिस्टर रूबियो हैज हिंटेड एट यूएस एग्जिट अगर यूक्रेन जो है वो पीस डील को स्टॉल करता है यानी और ज्यादा टालता है। तो आइए जानिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर मार्को रूबियो, जिनको ट्रंप ने सिलेक्ट करके नॉमिनेट करके बनाया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनका कहना है कि यूएस में मूव ऑन फ्रॉम ट्राइंग टू सिक्योर, यूएस बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील यूएस ही साइन करा रहा है एंड पीस नेगोशिएट भी, मतलब एक जो बीच का नेगोशिएटर होता है ना, मीडिएटर होता है, वो यूएस उसका काम कर रहा है। तो यूएसए को उन्होंने बोला है कि यूएसए माइट बैक आउट या मूव ऑन फ्रॉम ट्राइंग टू नेगोशिएट अ पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अगर यूक्रेन इस तरीके से हाथ पे हाथ धक कर बैठा रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जितना सबको समझ में आ रहा है इस पीस डील को जिसको साइन करवाने की कोशिश चल रही है इसको और ज्यादा स्टॉल करता है। तो I'll just tell you a brief history between USA, Russia and Ukraine. Just give me a second. I'll adjust the size of the screen for you. Right. तो इस न्यूज के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ यूएस और रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो यूएस ने काफी टाइम से एक बहुत ही बड़ा की रोल या इंपॉर्टेंट रोल हम उसको बोल सकते हैं प्ले किया है बहुत सारे नेगोशिएशन में, मेनी ऑफ द पीस डील्स, जिसमें रशिया एंड यूक्रेन इज जस्ट वन ऑफ देम। आइए थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करते हैं। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन केस ऑफ दिस इज रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2014 में शुरू हुआ था, जब अगर आपको याद हो तो रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में और उनकी एक टेरिटरी थी क्रीमिया, उसको अपने अंडर जोर जबरदस्ती से इंक्लूड करवा लिया था। सो देयर वाज अ फुल स्केल रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन इन अराउंड February 2014 एंड यहाँ पे हम जानते हैं कि इस समय से जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है रशिया और यूक्रेन के रिलेशनशिप में वो किस तरीके से इंक्लूड हुआ या स्टार्ट हुआ। तो बात शुरू होती है 2014 से, जब फुल स्केल रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था। तो रशिया 2014 में बात होती है मिंस्क 1 एंड मिंस्क 2 सीज फायर अग्रीमेंट्स, ये दो नाम के हुए थे। मिंस्क रशिया में एक जगह का नाम है 1 एंड मिंस्क 2, दीज टू वर अग्रीमेंट्स जो नेगोशिएट हुए थे बाय द नॉर्मैंडी फॉर्मेट, बेसिकली जो जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन इनके फॉर्मेट से हुआ था। नॉट डायरेक्टली, इसमें यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यूएस ने बहुत ज्यादा इन अग्रीमेंट्स के जो एफर्ट था उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया था बैकएंड से। सो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था इस टाइम पे, ठीक है। यूएस ने बेसिकली एनकरेज किया था यूक्रेन को कि भाई ये जो अग्रीमेंट साइन हो रहा है इन दोनों अग्रीमेंट्स को यू विल अडियर टू या यू विल स्टिक टू, यू विल फॉलो दीज। बट ऑल्सो इन्होंने, यूएस ने उस टाइम पे रशिया को भी क्रिटिसाइज किया था फॉर फेलिंग टू मीट उनके कमिटमेंट्स। तो रशिया ने जो अग्रीमेंट साइन किया था और उसमें जो भी कमिटमेंट्स किए थे दे डिड नॉट मीट दोज कमिटमेंट्स, तो उसके लिए क्रिटिसाइज भी किया था। अब बात आती है 2022 की और जहां से कंटिन्यूएशन में अभी तक पूरी चीजें चलती आ रही है। 2022 में अगेन रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में और फुल फ्लेजेड वॉर स्टार्ट हुआ था। जो इसमें यूएस ने डायरेक्टली कोई भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टॉक्स थी डिप्लोमेटिक तरीके से वो इनिशिएट नहीं की थी 2022 के बाद। इंस्टेड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ चीजों पर फोकस किया, जैसे कि दे प्रोवाइडेड यूक्रेन को। तो पीस ट्रीटी ऐसा नहीं है कि 2022 से ही यूएस ट्राई कर रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में साइन कराने की। एक्चुअली 2022 के इन्वेजन के बाद यूएसए ने यूक्रेन को मिलिट्री एड या सपोर्ट एंड इकोनॉमिकली भी काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ठीक है। दूसरा,
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टांस था उससे यूक्रेन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था। तो उस टाइम पे जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका कहना था एनी काइंड ऑफ डील मस्ट बी अप टू यूक्रेन टू डिसाइड। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फुली अटर सपोर्ट था यूक्रेन को। दे सेड एनी पीस डील मस्ट बी अप टू यूक्रेन टू डिसाइड। ठीक है। और दूसरी चीज, कोई भी ऐसा यूक्रेन पे उनको एक्सक्यूज मी, यूक्रेन के ऊपर उनको कोई भी प्रेशर बनता दिखता था, कोई भी कोअर्जन होता दिखता था टू नेगोशिएट, उन सबको होने से यूएस रोकता था अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने हाईलाइट किया था कि नेगोशिएशंस आर ओनली मीनिंगफुल इफ रशिया demonstrates seriousness about ending aggression. If Russia demonstrates seriousness about ending aggression. तो ये इस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी बड़े लेवल पर यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया था। उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी अगर पीस ट्रीटी नेगोशिएट भी होती है तो वो कंप्लीटली यूक्रेन के ऊपर होगा, फॉर देम टू डिसाइड क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। दूसरा, अगर कहीं से भी उनको दबाव लगता था कि भाई यूक्रेन के ऊपर नेगोशिएट करने का दबाव बन रहा है तो वो दबाव को हटाने की कोशिश करते थे। और तीसरा, उनका कहना था कि पीस डील या ट्रीटी सिर्फ तभी नेगोशिएट भी होगी जब रशिया अपने तरफ से ये सीरियसनेस दिखाएगा कि दे आर गोइंग टू एंड दिस अग्रेशन जो यूक्रेन के ऊपर वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अभी हमको जितना समझ में आया है, उसके अलावा यूएस काफी बार इस तरीके से थर्ड पार्टी पीस इनिशिएटिव्स लेता आया है काफी बार। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी मीडिएशन एफर्ट इन केस ऑफ, basically US has welcomed third party mediation efforts by Turkey, China, African nations and Vatican, but रशिया को आज तक कभी यूएस ने अलाउ नहीं किया है उनके केस में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए। और बहुत सारे बैक चैनल डिस्कशंस भी काफी बार हुए हैं, जैसे कि यूएस रशिया टॉक्स हुई थी टू अवॉइड एस्केलेशन, बट कोई ऐसा पीस नेगोशिएशन ऑफिशियली नहीं हुआ है। अगर हम 2022 की बात हो गई अभी तक, तो अगर हम 2025 की यानी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो देयर इज नो सच फॉर्मल पीस डील जो अभी तक पहुंच पाए, जिसपे अभी भी बात चल रही है। इस पेपर में भी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यूएस क्या क्या कर रही है वो देखते हैं। यूएस अभी भी इट हैज कंटिन्यूड टू सपोर्ट यूक्रेन की सॉवरेनिटी एंड उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। दूसरा, यूएस हैज कंटिन्यूड टू प्रोवाइड मिलिट्री एड एंड सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं अगेंस्ट रशिया। तीसरा, यूएस हैज कंटिन्यूड टू पार्टिसिपेट in international efforts to support यूक्रेन का पीस प्रपोजल, टू सपोर्ट यूक्रेन्स पीस प्रपोजल। तो एक तरीके से यूक्रेन को यूएस ने काफी ऐसे प्यारे बच्चे वाला ट्रीटमेंट दिया है, बट यहाँ कुछ अलग होता हमें दिख रहा है। आइए जानते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है। सो फ्रॉम मिस्टर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका कहना है कि यूएस अल्टीमेटली विल मूव ऑन, मतलब हम बेसिकली विल स्टॉप बॉदरिंग अबाउट यू फ्रॉम ट्राइंग टू सिक्योर अ रशिया यूक्रेन पीस डील अगर कोई भी प्रोग्रेस नहीं आता है इन द कमिंग डेज आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट्स हैव फेल्ड टू ब्रिंग एन एंड टू द फाइटिंग। उन्होंने पेरिस में इस बारे में बात की आफ्टर लैंडमार्क टॉक्स जो यूएस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के बीच में हुआ, एंड दे प्रोड्यूस्ड आउटलाइंस फॉर स्टेप्स टुवर्ड्स पीस एंड अपीयर टू मेक सम लॉन्ग अवेटेड प्रोग्रेस। एक न्यू मीटिंग एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक, हो सकती है जो लंदन में, एंड मिस्टर रूबियो ने सजेस्ट किया है कि
कि ये जो नई मीटिंग होने वाली है इट कुड बी द डिसाइसिव स्टेप इन डिटरमाइनिंग वेदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज इट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब इसके बाद, इस मीटिंग के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम अभी भी इन दोनों के बीच में बोलेंगे या हम बोल देंगे कि बेटा तुम, होता है ना तू तेरा देख वाला। To quote him, he said, "We are now reaching a point where we need to decide whether this is even possible or not." मतलब इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, 2022 से 3 साल ऑलमोस्ट होने को आया है, यही ट्राई करते जा रहे हैं कि भाई पीस हो जाए, पीस हो जाए। तो अगर नेक्स्ट मीटिंग में ऐसा कुछ समझ में आता है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, देन यूएस विल बैक आउट या मूव ऑन। Because if it's not, then I think we are just going to move on. It's not our war. We have other priorities to focus on. So maybe we have something different which might be happening from the Biden administration. Maybe US has decided कि भाई हमारे resources are better used somewhere else. हम ये ongoing never ending war को funding पूरे time provide तो कर नहीं सकते. Next, 74 killed in US strikes on Yemen fuel port, ऐसा हुतीज का कहना है। तो यूएस ने जो स्ट्राइक किया है ऑन येमेनी फ्यूल पोर्ट, किल्ड एटलीस्ट 74 पीपल, हूथी रिबेल्स का ये कहना है, इन द डेडलीस्ट अटैक ऑफ वॉशिंगटन्स 15-month कैंपेन अगेंस्ट द ईरान बैक्ड ग्रुप। तो हूथीज, हिजबुल्ला, हमास, दीज ऑल आर ईरान के क्रिएटेड प्रॉक्सी ग्रुप्स। The strikes on Ras Issa aimed at cutting off supplies and funds for the rebels that control large swaths of the Arabian Peninsula, poorest country, the US military said. इमेजेस जो ब्रॉडकास्ट की गई बाय द हूती रन टेलीविजन स्टेशन, उसमें बहुत बड़े अमाउंट में दिखाया गया कि किस तरीके से पूरे फायर स्टेशन पे आग लगाई गई है। हूती हेल्थ मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन जो है मिस्टर अनीस अलास बाही, उनका कहना है कि रेस्क्यूअर्स वर स्टिल सर्चिंग फॉर विक्टिम्स एट द फ्यूल पोर्ट ऑन द रेड सी। इसके अलावा हमको यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत बड़े लेवल पे यूएस ने अटैक किया है या वॉशिंगटन ने अटैक किया है। सो दिस इज अ ह्यूज स्टेप व्हिच द यूएस हैज टेकन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, दिल्ली का कहना है कि प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, एज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है बंगाल राइट्स और भी ज्यादा जोर शोर से हो रहे हैं। सो इंडिया ऑन फ्राइडे हिट बैक एट बांग्लादेश आफ्टर द प्रेस सेक्रेटरी of Chief Advisor Professor Mohammad Yunus, who is the interim leader there, called upon India to protect rights of minority Muslim population and refuted allegations of involvement of citizens of Bangladesh in any anti-Waqf Act violence जो वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में। इसी के रिटर्न में एक स्टेटमेंट जारी किया गया बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी, फर्दर raised the issue of protection of minority communities in Bangladesh। हमने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो अपनी कंट्री में, हम तो अपना देख लेंगे। To quote him, this is a barely disguised and disingenuous attempt to draw a parallel with India's concerns over the ongoing persecutions of minorities in Bangladesh, where the criminal perpetrators of such acts continue to roam free। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि भाई ये जो तुम पैरेलल ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हो टू बांग्लादेश, कि जो आप इंडिया की माइनॉरिटीज को कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हो अपनी माइनॉरिटी सिचुएशन के साथ, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब पहले आप अपने देखें, जहां पर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो क्राइम कर रहे हैं बांग्लादेश में वो फ्री घूम रहे हैं सड़कों पर। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनवारंटेड कमेंट्स एंड इंडल्जिंग इन वर्चुअस सिग्नलिंग, बांग्लादेश would do better to focus on protecting the rights of its own minorities। तो यहाँ पे उनका कहना है कि भाई अपनी चीजों पे फोकस करके अगर आप करें तो शायद आपकी कंट्री में बेटर कंडीशन आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। सो या, दिस इज हाउ वी हैव हिट बैक। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा आ जाते हैं अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, कुछ रिमार्क्स दिए थे अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि बेसिकली थोड़ा अपना काम करो, सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा तुम खराब कर रहे हो, उसको ऑपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया है। सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिमार्क दैट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स प्लेनरी पावर टू सुप्रीम कोर्ट इज अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। काफी बड़े और भारी शब्द।
इससे ऑपोजिशन लीडर्स का काफी शार्प क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला। हमारे पहले रह चुके लॉ मिनिस्टर एंड राज्यसभा एमपी मिस्टर कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें कभी आज तक राज्यसभा के किसी भी चेयरमैन को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इस तरीके के देते नहीं देखा। एंड ही स्ट्रेस्ड कि जो नॉन पार्टिसन एंड इक्विडिस्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चेयर, कि भाई ये जो राज्यसभा का चेयरपर्सन जो एक्स ऑफिशियो बाय द वे हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस आल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जरूरी है राज्यसभा के चेयरपर्सन को इक्विडिस्टेंट, मतलब कहीं भी किसी भी पार्टी से एफिलिएशन शो करना इज वेरी रॉन्ग। जुडिशरी शुड नॉट बी अटैक्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, ऐसा उनका कहना था। स्पेशली 2 मिनिस्टर्स अर्जुन राम मेघवाल एंड किरेन रिजिजू and the chairman of the house, as judiciary cannot defend itself, ऐसा मिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा। in an independent member of the Rajya Sabha said addressing a group of interns on Thursday, मिस्टर धनकार ने क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो हमने तमिलनाडु के बिल्स बहुत सारे पेंडिंग थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन लगाने की कोशिश की थी। भाई उन्होंने बोला था कि आप बेसिकली इस तरीके से कंसेंट होल्ड करके या अपना असेंट होल्ड करके बिल्स को पेंडिंग नहीं रख सकते इतना टाइम। सो 1 से 3 महीने का उन्होंने एक डेडलाइन लगाने का ट्राई किया था ऑन द गवर्नर एज वेल एज द प्रेसिडेंट, जिसके अगेंस्ट मिस्टर धनकार ने बोला था कि भाई ये सब द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउड टू डू एंड दे आर एसेंशियली गोइंग अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव का काम ये कैसे कर सकते हैं। मिस्टर सिब्बल का ये भी कहना था कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी इन द कंट्री, व्हाट इज बीइंग डन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाटएवर इज बीइंग डन वाज एक्सट्रीमली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑनेस्टली आई एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दैट वुड कम आउट विद इन द नेक्स्ट वीक, बट एक ही दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स आना इज क्वाइट क्विक। नेक्स्ट, जयशंकर मस्ट टेक अप यूएस वीजा इशू विद रूबियो, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन का क्लेम कि आउट ऑफ 327 वीजा रिवोकेशन केसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अभी कलेक्ट किए गए हैं, अभी तक 50% आर इंडियंस। जो टोटल वीजा रिजेक्ट हुए हैं अमेरिकन वीजा एप्लीकेशन के लिए, उसमें से 50% इंडियंस हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि भाई ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ही शुड टेक इट अप विथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो एट द अर्लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है, वो यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, कई बार तो फीस भी भर देते हैं, उसके बाद वीजा एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो एवरीथिंग बेसिकली हैज गॉन डाउन द ड्रेन। सो दिस कुड बी अ जेन्युइन थिंग और जेन्युइन केस जिसका सीरियस लेवल पे डिस्कशन होना जरूरी हो सकता है। So with that, these were all the news which happened in today's date and which we discussed. With that, I'll take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on Monday, जब हम डिस्कस करेंगे संडे और मंडे दोनों का न्यूज़पेपर. So thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.